ननद पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाली भाभियाँ। रेखा ने अपनी मर्जी से शादी करी थी। वो एक रईस परिवार से थी और अजय से उसने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करी। रेखा और अजय दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और अजय दिल का बहुत अच्छा था। यही बात रेखा को बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रेखा, तुम बहुत रईस परिवार से हो और मैं ठहरा किसान का बेटा। ये समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अजय, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने समाज का ठेका नहीं ले रखा। मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। तो फिर ठीक है सुलेखा, अब जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वो रेखा को गले से लगा लेता है। उसके बाद वो मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद जब रेखा के घर वालों को पता चलती है तो उसकी माँ कहती है, उस बेवकूफ़ लड़की ने उस फटीचर से शादी की है, अकल ठिकाने आ जाएगी। 2 महीने में वापस ना आई तो मेरा नाम भी कुछ नहीं। रेखा की माँ बहुत गुस्सा थी, लेकिन जब उसके दोनों बड़े भाइयों को इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ भागकर शादी कर ली, कम से कम उसकी शादी का खर्चा तो टला। तुम ठीक कह रहे हो, शादी का खर्चा तो छोड़ो और तो और प्रॉपर्टी से हिस्सा भी नहीं बट पाएगा। फिर वो ये बात दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन उसका छोटा भाई बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वो दिल का भी बहुत अच्छा था और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद रेखा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके सास ससुर और उसकी ननद उसे देखकर खुश हो जाते हैं। आओ बहू आओ, तुम्हारे आने से इस घर में उजाला हो गया। स्वयं लक्ष्मी आई है हमारे घर में। भाभी आइए, आपका इस गरीब खाने में स्वागत है। अरे ऐसा मत बोलो तुम पारुल, ये गरीब खाना नहीं, यहाँ तो सुख और शांति है। मैं बेशक रईस खानदान से हूँ, लेकिन मेरे घर में हमेशा कलह रहता था। यहाँ वो तो नहीं है और रेखा ने सबको अपना लिया। ऐसे ही समय बीतता है और रेखा की माँ उसका इंतज़ार करती है, लेकिन 2 साल हो जाते हैं। रेखा ने कभी पलट कर नहीं देखा। उसकी माँ से रहा नहीं जाता, आखिर वो तो माँ है। इसीलिए वो एक दिन रेखा को फ़ोन करती है और कहती है, बेटा तेरी जिद के सामने मैं हार गई, एक बार तो मुझसे मिलने के लिए आ जा। अपनी माँ को रोता सुन वो भी रोने लगती है। माँ आप ऐसे मत रोइए, मैं भी आपसे कब से मिलना चाहती थी, मैं आ रही हूँ माँ। और वो ये बात अपने ससुराल वालों को बता देती है तो उसकी सास कहती है, हाँ हाँ बहू ज़रूर मिलकर आ, 2 साल हो गए हैं, तुझे जाना चाहिए। लेकिन माँ जी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है अकेले जाते हुए, क्यों ना मैं पारुल को भी अपने साथ ले जाऊं। हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं। और फिर वो पारुल को अपने साथ ले जाती है, जहाँ दरवाजे पर ही उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। रेखा ने जाते ही अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ कितने दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ माँ। बेटी, मेरी बेटी, और ये कौन है तेरे साथ? माँ ये मेरी ननद है, इसका नाम पारुल है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, चलो घर के अंदर। और फिर वो अपनी माँ के साथ घर के अंदर आ जाती है, जहाँ उसका छोटा भाई आता है। अरे दीदी तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ। लेकिन उसके दोनों बड़े भाई और उनकी पत्नियाँ बिल्कुल खुश नहीं होते। देखो आ गई करमजली। हाँ हाँ आएगी क्यों नहीं, प्रॉपर्टी में हिस्सा जो चाहिए। अरे ऐसे कैसे चाहिए, कोई धर्मशाला थोड़ी है, कोई भी आ जाएगा और ले जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इसको यहाँ से भगा दे। अरे याद रहे, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे माँ जी को भनक तक ना हो, क्योंकि अगर इन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हमें तो यहाँ से फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। अजी आप ये हम पर छोड़ दीजिए, हम देवरानी जेठानी इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगी कि ये यहाँ से भाग जाएगी। तभी उनकी सास कहती है, अरे तुम वहाँ ऐसे कैसे खड़ी हो, देखो रेखा आई है, इसके लिए कुछ खाने के लिए बना दो। अरे माँ जी अब परेशान क्यों हो रही हैं, हम आप लोगों को परेशान करने नहीं आए। अरे ऐसे कैसे पारुल बेटा, पहली बार आई हो इस घर में। और नहीं तो क्या पारुल, मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। ये सुनकर तो उसकी भाभीयों का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, लेकिन कर क्या सकती थी, सास के ऑर्डर पर वो खाना बना देती हैं। फिर उसकी माँ रेखा को लेकर उसके कमरे में आती है। माँ मैं इस घर से क्या चली गई, मेरे कमरे को तो तुम लोगों ने कबाड़ खाना ही बना दिया। क्या करूँ बेटा, तेरी भाभीयों ने सारे घर का एक्स्ट्रा सामान इसी रूम में रख दिया है। अरे तो तुम कहीं और सो जाओ, इस घर में कमरे कम थोड़े ही हैं, तुम्हारे ससुराल की तरह थोड़े ही है। अच्छा तुम तो
अपने ससुराल में सब एक ही कमरे में सोते होगे ना। ये बात सुनकर रेखा और पारुल दोनों दुखी हो जाते हैं। पारुल को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो छत पर टहलने चली जाती है, जहाँ रेखा का छोटा भाई पहले से खड़ा था। अरे क्या हुआ? वो मुझे ना नींद नहीं आ रही, दरअसल मुझे बेड पर सोने की आदत नहीं है ना, मैं हमेशा ज़मीन पर ही सोती हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो, शायद तुम्हें भाभीियों की बातों का बुरा लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम टेंशन मत लो, वो भाभियाँ ऐसी हैं, मुंह फट सी कुछ भी कह देती हैं। अगली सुबह खाना खाने के बाद, अरे रेखा, बर्तन बहुत हो गए हैं, जरा इन्हें धो दोगी? तुम्हें तो आदत होगी ना नौकरों की तरह बर्तन धोने की। रेखा चुपचाप बर्तन धोने लग जाती है। उसकी ननद पारुल भी उसकी मदद करती है। रेखा की दोनों भाभियाँ सारा काम रेखा और पारुल से कराती और खुद मजे लेती। देखो दोनों को कैसे नौकरानी बना के रखा है, और हम दोनों तो एक काम को हाथ नहीं लगाती। अरे सिर्फ काम करवाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे माँ इन्हें धक्के मार के घर से निकाल दे। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलके एक प्लान बनाती हैं। रेखा की माँ अपनी अलमारी की चाबियाँ कहीं भी रख देती थी, इसीलिए वो दोनों चाबी चुरा लेती हैं और उसकी तिजोरी से सारे गहने निकाल लेती हैं और उन गहनों को जाकर रेखा के तकिए के नीचे रख देती हैं और कुछ गहने अपने पास रख लेती हैं। सोचती हैं सारा इल्ज़ाम रेखा पर आ जाएगा और उनके हाथ कुछ गहने भी लग जाएंगे, इसीलिए वो उसकी सास की तिजोरी को खुला छोड़ देती हैं। जब उसकी सास देखती है, हे भगवान, कहाँ गए गहने? लाखों के गहने थे। उसके बाद सारा घर इकट्ठा होता है। माँ जी, गहने कहाँ गए होंगे? गरीब घर की चोरनियाँ आई हैं। नहीं नहीं भाभी, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम मत लगाइए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे सिवा कौन चुरा सकता है? भाभी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अच्छा, ये तो अभी पता चल जाएगा जब हम इसके कमरे की तलाशी लेंगे। फिर उसके बाद वो उसके तलाशी लेते हैं तो उसके तकिए के नीचे गहने मिल जाते हैं। देखिए माँ जी, यही हैं दोनों असली चोर, मैंने कहा था ना। अरे बेटा, तू इस हद तक गिर सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं नहीं माँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, हमने गहने चोरी नहीं किए। अच्छा, तो क्या ये गहने अपने आप तेरे तकिए के नीचे आ गए? तभी रेखा का छोटा भाई वहाँ आता है। माँ, मैं बताता हूँ चोरी किसने की है, इन दोनों भाभियों ने। अच्छा, तुम हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? फिर वो अपनी माँ और अपनी बहन रेखा को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी दोनों भाभियाँ चोरी कर रही थी। दरअसल जब वो इस चोरी का प्लान बना रही थी तभी उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए चोरी करते वक्त उसने अपनी भाभियों की वीडियो बना ली। माँ, तुम्हें पता है इन्होंने गहने चोरी ही नहीं किए, कुछ गहने रख भी लिए हैं। तुम दोनों इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके पेटों के कहने पर ये सब किया। मुझे मालूम था इसमें वो भी शामिल हैं। और वो अपने दोनों बेटों और बहुओं को घर से निकाल देती है और वो रेखा के ससुराल वालों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। इस तरह दोषियों को सज़ा मिलती है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।